आई एम अश्मिता एंड वेलकम टू फॉर्म्यूलेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम जो होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक एडिशन थ्योरम जानना इंपॉर्टेंट है। एडिशन थ्योरम एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एज अ टर्मिनोलॉजी भी हम लोग देख लेते हैं। P probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये मैंने आप लोगों को बताया था। Probability of happening of event A or B is probability of event A, probability of event B minus probability of A intersection B। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सैंपल स्पेस में हेड और टेल है जब हमने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस में हेड और टेल है। अब हमसे अगर पूछता है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एज पर दिस फॉर्मूला, probability of head plus probability of tail minus probability of head and tail। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल का मतलब हेड और टेल एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल एक साथ नहीं आ सकता जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल हमारा 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन टेल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब हमारा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब था कि दो इवेंट्स दो इवेंट्स जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कि जब अगर ए एच होगा मतलब हेड होगा तो टेल नहीं होगा, जब टेल होगा तो हेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जब जब हमारा कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तब हमारी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B हो जाएगा जब A एंड B इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ध्यान में रखना, आगे मैं आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आएगा मैंने ये क्यों बताया था। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें। मैं आपको सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी अब पढ़ाती हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी इज नथिंग बट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वैसे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझनी है। डिपेंडेंट इवेंट जो होता है वो ही हमारा एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देता है। तो डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं एंड 3 रेड बॉल्स हैं। अब हमसे अगर पूछेगा व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 red balls from the box।
मतलब कि हम दो बॉल्स निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बॉल जो होंगे वो रेड कलर के होंगे। फर्स्ट वन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर आप बॉल निकाल रहे हैं तो आप बॉल को फिर वापस नहीं डालेंगे उसमें। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड क्या हो जाएगी? पहला रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे पास 3 रेड है, 3 ब्लू है, तो 3/6 फेवरेबल बाय टोटल। और दूसरा बॉल 2 रेड, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई आई एम राइटिंग एंड, ठीक है। तो अब सेकेंड वाले बॉल की निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब बॉल कम हो जाएगा क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। बॉल को निकाला, बॉल बाहर ही है, बॉल को हमने वापस से उसमें नहीं डाला है। तो अब 3/6 और ये 2/5 हो जाएगा क्योंकि हमारा बॉल भी कम हो गया, रेड बॉल भी, और टोटल बॉल भी कम हो गया। तो ये हमारा 1/5 आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अब अगर हमसे बोलेगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमें बॉल कम आ गया, तो आपको ऐसा लगता है कि इवेंट 2 जो है, सेकेंड बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट 1 के कारण इफेक्ट हो रहा है? हो रहा है। क्यों? इस बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इस बॉल के कारण इफेक्ट हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट में, क्योंकि जब हमने पहला बॉल निकाल लिया तो हमारा टोटल बॉल भी कम हो गया और रेड बॉल भी कम हो गया। तो एक्चुअली में ये वाला इवेंट जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। यही होता है हमारा डिपेंडेंट इवेंट। इवेंट 2 इज डिपेंडेंट अपॉन इवेंट 1। तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 1 हैपनिंग एंड द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन ए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमसे पूछा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, बट सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। ये वाला जब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो के अकॉर्डिंग हम इसे निकालेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज हैपेंड, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब अगर हमसे पूछता है, मैं आपको एक चीज लिख देती हूं, इसे ही हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लॉ, नॉट लॉ बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है क्योंकि जो इवेंट बी है वो ए के कारण कंडीशन हो गया, मतलब कि इसमें ए कंडीशनल है। अगर ए होगा, ए के बाद बी होगा, तो इवेंट ए के होने के कारण बी पे फर्क पड़ेगा। इसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसे ही हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट फिर से यही वाला एग्जांपल है, 3 blue balls, 3 red balls. What's the probability if we take out 2 balls, the balls are red only? क्वेश्चन के लिखने के, एक ही क्वेश्चन के लिखने के कई तरीके होते हैं। विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि जब हमने पहला बॉल निकाला, उसके बाद जब हमने दूसरा बॉल निकाला तो पहले बॉल को हमने वापस डाल दिया था। अब क्या होगा इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड इज इक्वल टू 3
बाई 6 इंटू 3/6, क्योंकि फर्स्ट बॉल जब हमने निकाला तो हमारे पास टोटल 6 थे, फेवरेबल हमारे पास 3 थे क्योंकि हमें रेड निकालना था। सेकेंड टाइम विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब कि सेकेंड बॉल निकालते समय हमने पहले बॉल को उसमें वापस डाल दिया, तो टोटल अभी भी 6 है और टोटल रेड अभी भी 3 है, तो ये हो गया 1/4। और ऐसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो क्या आप यहां से ऐसा देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाई ए, हेयर बी इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाई ए। एज यू कैन सी यहाँ पर सिंपली जब हमने फर्स्ट वाला इवेंट किया तो वो उसके होने के चांसेस और बी होने के सेकंड इवेंट होने के चांसेस, ये दोनों आपस में कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसके वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर मैथमेटिकली दिखाऊंगी इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट कैसे होते हैं। फर्स्ट हम लोग डिपेंडेंट इवेंट देखते हैं, या फिर पहले इंडिपेंडेंट देखते हैं, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। पहले हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें हमारे पास एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, और इवेंट ए में हमारे पास इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.42 और ये 0.28 है, ये 0.28 है, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.12 है। ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.42 ओनली ए एंड बी, ओनली बी ए एंड बी। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें चेक करके बताओ कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? ए एंड बी के इंडिपेंडेंट होने की प्रॉपर्टी क्या थी? पी ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा ये पूरा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे ये पूरा है, नॉट ओनली दिस, ये बोथ, दिस बोथ, तो एड इट 0.42 प्लस 0.28, ठीक है, इनटू व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.12 प्लस 0.28, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतनी पूरी है, तो ये आ जाएगा 0.12 प्लस 0.28। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमारा 0.28 है, तो ये क्या आ गया? 0.42 प्लस 0.28 हमारा 0.7 हो जाएगा, और ये 0.12 और 0.28 हमारा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.28 इज इक्वल्स टू 0.28 आ गया। ठीक है, तो क्या ये इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है? ये इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ द डायग्राम, यू डोंट हैव टू लुक टू द डायग्राम ऑलवेज, जस्ट फॉलो दिस मेथड। P ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू P ऑफ A एंड P ऑफ B अगर हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। डायग्राम किसी भी तरह का हो सकता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये नहीं होगा कि ये दो हमें, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला ये है,
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अब अगर हमें, मैं एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे एक डिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये वाला सेक्शन हमारा 0.2, ये वाला भी 0.2 और ये वाला भी 0.2, ठीक है। ये A है, ये B है। अब हमसे पूछ रहा है चेक करो ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या था? P ऑफ, यहां से देखिए, P ऑफ A इंटर B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 0.2 है। P ऑफ A हमारा कितना हो गया? P ऑफ A हमारा ये वाला प्लस ये वाला 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये वाला और ये वाला दोनों का सम करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट तभी होंगे जब P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले मैंने पहले भी बताए थे, पर मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बताती हूँ। P ऑफ A बाई B अगर होगा तो इसे हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर P ऑफ B बाई A अगर होगा तो इसे हम P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई P ऑफ A, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला अभी से हम लोग नेक्स्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए। ये दोनों कहाँ से आया? अभी मैंने आपको बताया था ना कि probability of A intersection B is probability of A into probability of B as A is happened, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अब कुछ नहीं, बस इसको हमने इधर ला करके लिख दिया है, probability of A। तो probability of B by A is probability of A and B, probability of A। और वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे probability of A and B को अगर probability of B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B लिखते, तो फिर से अगर हम लोग ये इधर लाते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन जाता, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा 1 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा 1/2 दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A निकालना है। लेकिन आप बोलेंगे कि हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, और ना यहाँ पे मेंशन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा 1 दिया हुआ है, तो जब अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इसका मतलब कि वो श्योर इवेंट कहलाता है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा इवेंट हो या ना हो, ये इवेंट तो होगा ही। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमें ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के होने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए? बिल्कुल,
क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने का बी से कुछ रिलेशन ही नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। यहाँ पे भी कभी एग्जाम में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की 1 है तो उसे हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं और वो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो P ऑफ A बाई B क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, इसे ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा A और B आपस में इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तब। तो अब क्या करेंगे? ये आपस में कट गया, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हमारा 1 आ गया। अब नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये आपस में कट गया। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया जो कि हमारा 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा 1/2 है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा 1/2 आ गया। कुछ नहीं था, बेसिकली हमें दो इवेंट्स दिए हुए थे, एक श्योर इवेंट था और दूसरा नॉर्मल इवेंट था। लेकिन श्योर इवेंट जब भी होगा और दूसरा इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमने P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख दिया। इसलिए क्योंकि P ऑफ A बाई B P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B होता है। वैसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे भी किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारी दो इवेंट्स दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी E1 एंड E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपस में इक्वल है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 आपस में 1 दिया हुआ है और E1 एंड E2 आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है कि E1 एंड E2 आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या हम उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इवेंट E1 को हमने x मान लिया और ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 1 दिया हुआ ही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को हमने x मान लिया। अब यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को x लिख सकते हैं? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा x है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमारा x है। तो ये क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे उठाकर इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x हमारा 1 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को हमने x ही माना था और x हमारा 1 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था जो इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 हमारा 1 दिया हुआ है और E1 एंड E2 आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हमने सिंपली एडिशन फॉर्मूला लिख लिया, एडिशन थ्योरम लिख लिया और एडिशन थ्योरम लिखने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी को सिंपली सॉल्व कर दिया एज द वी पुट द इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी को x। बस उसके बाद हमने ये कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x निकाल दिया जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है? द चांस ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%,
the chance of a student passing the exam and getting above 90% is 5%. Given that a student passes the examination, the probability that the student gets above 90% is. कह रहा है कि एक एग्जाम में स्टूडेंट के पास होने के 20% चांसेस हैं. तो मान लीजिए पासिंग एन एग्जाम को हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं, इसे इवेंट ए मान लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा 20%, विच इज, इसे हम लोग डेसिमल में लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा 1/5. अब हमसे बोल रहे थे चांस ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90% इज 5%. तो हम पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90% इज 5% को, सॉरी गेटिंग अबव 90% को हम लोग बी मान लेते हैं. तो क्या पासिंग एग्जाम एंड गेटिंग 90% को हम पी एंड बी मान सकते हैं? Probability of A and B. A was passing the exam and B is getting above 90%. ये हमारा दिया हुआ है 5%, which is 5/100. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1/20. अब हमसे कह रहा है कि given that a student passes the examination, इसमें लिखा है कि probability of given that A मतलब given that a student passes the examination. Student passes the examination की probability क्या थी 20% और वो event A था. The probability that the student gets above 90%, तो event B, ये क्या होगा? Given that the student passes the examination, ये वाला, what's the probability that the student gets above 90%? Student gets above 90%, given ये है, ये हमें निकालना है. इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ते हैं. तो हमें पता है P of B intersection, सॉरी B by A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P of B intersection A divided by P of A. तो P of B intersection A हमें दिया हुआ है 1/20 और P of A हमारा दिया हुआ है 1/5. तो क्या ये 1/4 आ जाएगा? ठीक है, ये 4 बार है. इसमें कुछ नहीं था, हमें यहाँ पे 2 इवेंट्स दिए हुए थे. पासिंग एन एग्जाम इज 20% एंड गेटिंग अबव 90%. ठीक है, ये 2 इवेंट्स थे. अब यहाँ कह रहा था पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग अबव 90% इज 5%, मतलब P of A एंड B हमारा दिया हुआ था. अब P of A भी हमारा दिया हुआ था, तो बस हमें P of B गिवन A निकालना था. P of B गिवन A हम P of B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय P of A कर सकते हैं. इससे हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइए ये क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैज 4 गेट्स विच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच गेट इज 0.2. Given that gate 1 has failed, the probability that both the gate 2 and 3 will fail is. कह रहा है एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें 4 गेट्स है जो कि आपस में इंडिपेंडेंट है. यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, दिस इज इंडिपेंडेंट. गेट्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ईच गेट, चारों गेट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है, इट इज 0.2. गिवन दैट गेट 1 हैज फेल्ड, the probability that the gate 2 and 3 will also fail. पूछ रहा है कि given that gate 1 is failed, what's the probability that gate 2 and 3 will also fail? Given that था तो हमने नीचे में लिखा 2 and 3 will also fail. ठीक है, तो हमें पता है probability of A by B क्या होता है. probability of A by B is probability of A intersection B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन G1. ठीक है, A एंड B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज G1. ठीक है, तो हमें अब दिया हुआ था कि चारों गेट्स आपस में इंडिपेंडेंट है. तो क्या हम गेट 2, 3 और 1 को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 1, क्योंकि आपस में ये इंडिपेंडेंट है.
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 1, ये गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 3 विच इज 0.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, इसमें कह रहा था एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 गेट्स हैं और चारों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो और हर गेट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई थी। तो अब कह रहा है कि अगर गेट 1 फेल हो गया तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट गेट 2 एंड 3 विल आल्सो फेल। तो गेट 2 एंड 3 विल आल्सो फेल की प्रोबेबिलिटी ये है, एंड गेट 1 गिवन दैट था ये। ठीक है, तो नीचे में लिखेंगे। अब गेट, इसको ए एंड बी मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी। तो अब ये इंडिपेंडेंट था तो हमने इसे खोल कर लिख दिया। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द वेंडर्स वर आस्क्ड टू सप्लाई अ वेरी हाई प्रिसीजन कंपोनेंट, द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द स्ट्रिक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आर 0.8, 0.7 एंड 0.5। ईच वेंडर सप्लाइज one component. The probability that at least one vendor meeting the design specification is, कह रहा है कि एक, देखिए हमारी 3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिजाइन मीटिंग के 3 वेंडर की। ठीक है, 0.8, 0.7 एंड 0.5। अब कह रहा है कि एटलीस्ट इन तीनों वेंडर्स में से एटलीस्ट एक वेंडर जो होगा, कम से कम एक वेंडर मीटिंग द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, सही से वो प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहा है वो कर पाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? या तो पहला कर दे, या तो दूसरा, या तो तीसरा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पर यहाँ पे 3 टर्म्स है और ये बहुत लंबा जाएगा, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट एक तो जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसे अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस, किसी ने अच्छे से नहीं किया, किसी ने अच्छे से नहीं किया और 1 माइनस करेंगे तो इसका मतलब एटलीस्ट एक ने अच्छे से किया है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक थिंग है जो हम लोग यूज करते हैं जब इधर वाला पार्ट अगर लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें हमें चाहिए ए बार, बी बार एंड सी बार। ठीक है, तो ए बार, बी बार एंड सी बार चाहिए, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.8, 0.7, 0.5, 0.8, 0.7 एंड 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, क्या ये हमारा 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 एंड ये 0.5 हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हमारा ए बार, बी बार, सी बार निकल गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा कह रहा था कि हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बी बार, सी बार, तो ये आपस में क्या इसके डिजाइन स्पेसिफिकेशंस मीट होने के कारण इस पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो जब ये आपस में इंडिपेंडेंट है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हमारा 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारा 0.5 है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.06 इंटू 0.5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.03 हो जाएगा, क्योंकि 6530 होगा तो ये डेसिमल आगे नहीं आएगा। तो 1 माइनस 0.03 इज नथिंग बट 0.07। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.07 इसका आंसर। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे 0.97 होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है लेट एस बी अ सैंपल स्पेस एंड 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इज सैंपल स्पेस
and if p of dot denotes the probability of event, the maximum value of p of a into p of b is. इसमें कह रहा है कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो जब कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो क्या हम उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 लिख देते हैं? जब कोई इवेंट, दो इवेंट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या हम उसके ए इंटरसेक्शन बी को 0 लिख सकते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, इसलिए हमने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 लिख दिया। अब हमें कह रहा है कि ए यूनियन बी इज सैम्पल स्पेस, ए यूनियन बी हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। तो क्या सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम ऑफ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकालना है। तो क्या करेंगे हम? पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सेक्शन हमारा 0 हो गया क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये तो 0 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा दिया हुआ है कि ये 1 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मान लीजिए हम x मान लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ b को हम y मान लेते हैं। तो क्या हमारा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछा था मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने x माना और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने y माना, तो इसका अब मैक्सिमम निकालना है। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू वाई को हम लोग 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अब हमें। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन हमारा यहाँ पे कैलकुलस लगाएंगे हम, तभी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। कैलकुलस में मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने और उसका हमने एफ डैश एक्स कर देना है। एफ डैश एक्स करने के बाद इक्वल टू 0 अगर हम इक्वेट करेंगे तो उससे हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारा 1/2 आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट आया, यहाँ पे एक ही पॉइंट आया, तो यही हमारा मैक्सिमम, इसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारा था x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1/2 हो जाएगा 1/2, x का वैल्यू 1/2, और ये एक्स स्क्वायर को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि x 1/2 है तो एक्स स्क्वायर को 1/2, तो ये हमारा 1/4 आ गया, ठीक है। तो यही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इस x पे हमारा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट था और इस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में डाली तो आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डॉट y, तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं करना था, हमें दिया हुआ था कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं A एंड B, और दिया हुआ था कि A यूनियन B जो है वो हमारा सैम्पल स्पेस है। तो सैम्पल स्पेस का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैम्पल स्पेस इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैम्पल स्पेस इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमारा 1 आ गया, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 0 आ गया। अब हमें पूछ रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलस यूज किया। प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम निकालने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलस यूज किया, ठीक है। तो अब मैक्सिमम ऑफ, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A को x मान लिया, B को y मान लिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो गया। अब ये 1, क्योंकि हमारा A यूनियन B 1 था प्रोबेबिलिटी, और ये x प्लस वाई, तो y हमारा 1 माइनस एक्स आ गया। अब मैक्सिमम ऑफ x डॉट y इज x इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे कैलकुलस यूज किया, फंक्शन ऑफ x हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने एफ डैश एक्स किया, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x आ गया। अब 1 माइनस 2x, अब हम इस एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है, तो ये हमारा 1/2 आ गया। अब हमने एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कम्युनिकेशन सिस्टम विल हैव अ हाई फिडेलिटी इज 0.81. The probability that the system will have both high fidelity and high selectivity is 0.18, and the probability that a given system will have high fidelity will have high selectivity. इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ? पहला हमें कह रहा है that a communication system will have high fidelity is 0.81, तो हाई फिडेलिटी है तो वो हमारा 0.81 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सेलेक्टिविटी इज 0.18। अब थर्ड लाइन हमसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन सिस्टम विल हैव हाई फिडेलिटी, ये गिवन है हमारा, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन सिस्टम विल हैव हाई फिडेलिटी, मतलब ये हाई फिडेलिटी दिया हुआ है। गिवन हाई फिडेलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल आल्सो हैव हाई सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी ऑफ एस गिवन एफ इज पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ हमारा 0.18 दिया हुआ है और पी ऑफ एफ हमारा 0.81 है, तो हम इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.222 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मेंशन किया हुआ था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई फिडेलिटी इज 0.81, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सेलेक्टिविटी, इसका 0.18 था। और इसमें कह रहा था कि एक गिवन सिस्टम है जिसमें फिडेलिटी हाई ऑलरेडी गिवन है, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल आल्सो हैव हाई सेलेक्टिविटी। तो फॉर हाई सेलेक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक probability of s by f is p probability of s intersection f divided by probability of f, तो ये हमारा आ जाएगा 0.18 by 0.81 जो कि 0.222। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है given a company that assembles computers, the probability of a faulty assembly of any computer is p. The company therefore subjects each computer to a testing process. This testing process gives the correct result for any computer with the probability of q. What's the probability of a computer being declared faulty? तो ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स असेंबल करती है, असेंबल्स कंप्यूटर। इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्टी असेंबली ऑफ एनी कंप्यूटर इज पी। ठीक है, तो ये दो टाइप के कंप्यूटर्स बिल्ड करेगी, एक जो फॉल्टी होगा, एक जो नॉन फॉल्टी होगा। ठीक है, तो फॉल्टी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पी, और नॉन फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द कंपनी देयरफॉर सब्जेक्ट्स ईच कंप्यूटर टू अ टेस्टिंग। फिर कंपनी क्या करती है कि सारे कंप्यूटर्स का टेस्टिंग करती है। दिस टेस्टिंग प्रोसेस गिव्स द करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी कंप्यूटर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ q। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वो टेस्ट करती है तो वो टेस्ट का सही रिजल्ट, जैसे कि अगर फॉल्टी है तो फॉल्टी, नॉन फॉल्टी है तो नॉन फॉल्टी, देने की प्रोबेबिलिटी उसकी q है। ठीक है, तो अगर कोई कंप्यूटर फॉल्टी है और उसका क्यू प्रोबेबिलिटी है सही आंसर देने की, तो ये फॉल्टी आएगा। अगर फॉल्टी है और ये गलत आंसर दिया तो ये नॉन फॉल्टी आएगा। अगर ये नॉन फॉल्टी है तो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो ये नॉन फॉल्टी आएगा। और फिर अगर नॉन फॉल्टी और अगर इसने गलत आंसर दिया तो ये फॉल्टी आएगा। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर डिक्लेयर्ड फॉल्टी, मतलब कि फॉल्टी होने के क्या चांसेस हैं। तो एक तो हमारा यहाँ फॉल्टी आएगा और एक हमारा यहाँ फॉल्टी आएगा, दो पाथ आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये इसे हम लोग ट्री मेथड कहते हैं। ये मैं आपको बेस थ्योरम भी जब पढ़ाऊंगी
तो भी बताऊंगी, वहां पे अच्छे से ट्री मेथड से ही वो फॉर्मूले क्वेश्चंस इजीली बन पाते, वो ट्रिक होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब कह रहा है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर बीइंग फॉल्टी। कंप्यूटर बीइंग फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस पाथ और दिस पाथ, ठीक है। तो either पाथ 1 और पाथ 2। तो पाथ 1 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, द कंप्यूटर इज रियली फॉल्टी एंड द आंसर इज ऑल्सो फॉल्टी। तो P इंटू Q, क्योंकि फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी इंटू करेक्ट रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और फिर दूसरा पाथ क्या कह रहा है, कंप्यूटर नॉन फॉल्टी है पर आंसर इसने गलत दिया है तो ये फॉल्टी आ गया है। तो कंप्यूटर नॉन फॉल्टी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस पी, एंड इसमें लेकिन आंसर इसने गलत दे दिया है, तो फिर ये इस 1 माइनस क्यू, आंसर गलत देने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग फॉल्टी दोनों पाथ से। तो पी क्यू प्लस 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, ठीक है। ये शायद वन ऑफ द ऑप्शंस था, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फर्दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है probability of A is 1/4, probability of A given B is 1/2, probability of B given A is 1/3 and they are asking for probability of A bar given B bar, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम देखते हैं probability of A bar by B bar को हम क्या लिख सकते हैं, probability of A bar intersection B bar by probability of B बार लिख सकते हैं हम इसे ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार को क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बार लिख सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार ही रह गया। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बार को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे भी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं। अब क्या हम इस प्रोबेबिलिटी को ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। पर अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है, ना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B पता है। तो उसके लिए हमारे पास डेटाज गिवन है, तो अब हम इससे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो हमारे पास P ऑफ A बाई B 1/2 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A 1/3 दिया है। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B को प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं, ठीक है। और कहा इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A को प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें दिया हुआ है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A भी दिया हुआ है 1/3। ये 4 ऊपर आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A, ये आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/12, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर 1/12 आ गया और यहाँ पे 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B 1/2 है, तो क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा 1/6 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा दिया हुआ है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास दिया हुआ है 1/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हमारा 1/12 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज 1/6। तो ये कितना आएगा, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास
12 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/6 सॉरी 5/12 माइनस 1/12 डिवाइडेड बाय 5/6। तो ये आएगा 1 माइनस 4/12 विच इज 1/3 और यहाँ पे 5/6। तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6। ये कट गया 2 बार में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अब 4/5। ठीक है, तो 4/5 ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, P ऑफ A दिया हुआ था, P ऑफ A बाई B भी दिया हुआ था, P ऑफ B बाई ये दिया था, P ऑफ A बार और B बार हमें निकालना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार बाई B बार को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार डिवाइड बाई P ऑफ B बार लिख सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज। फिर इसको हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख दिया। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस P ऑफ B, बार हटा के हमने यहाँ भी ये लिख दिया। अब हमने इसको खोला ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा ये सारे वैल्यूज इसमें रिक्वायर्ड था। इन सारे वैल्यूज के लिए हमने ये दोनों कैलकुलेशन किया। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। और हम लोग अब नेक्स्ट बेस थ्योरम देखेंगे।